Once again, hello guys, this is your boy Karthik. I am studying in IIT Bombay and I am a student of first year. तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि मैं इस वीडियो में अभी टेस्ट एनालिसिस लेकर आने वाला हूँ, जिसने मुझे हेल्प की थी मेरे स्कोर को 120 130 से 220 प्लस ले जाने में। टेस्ट एनालिसिस प्लस रफ शीट मैनेजमेंट, जो अपने पीजो जो प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था, रफ शीट मैनेजमेंट, इन दोनों को फॉलो करके मेरे 80 to 100 मार्क्स तक इंक्रीज हुए थे। और ये ट्रुथ है, मतलब मेरे आ रहे थे 150 के अराउंड आ रहे थे, 140 150, और अचानक से जंप होने लगे जब मैं टेस्ट एनालिसिस किया, 5-6 फिर मॉक टेस्ट दिया, उसके बाद से 200 220 ऐसे आने लगे थे। तो कई बार होता है हमारे साथ कि हमें कॉन्सेप्ट्स तो याद रहते हैं, हमें फॉर्मूलाज भी याद रहते हैं, हमें चैप्टर्स भी याद रहते हैं, बट हमारे मार्क्स नहीं आते मॉक टेस्ट में। ये जनरली होता क्यों कि हम, क्योंकि जब भी कोई टेस्ट देते हैं ना, उसके बाद उसको एनालाइज नहीं करते यार। जब तक किसी भी टेस्ट देकर एनालाइज नहीं करोगे तो उस टेस्ट को देने का कोई फायदा क्या हुआ, है ना। ऐसे तो तुम बस उसमें क्वेश्चन ही सॉल्व करे जा रहे हो, जो कि तुम रोज करते हो किसी डीपीपी मॉड्यूल या फिर शीट सॉल्व करते हुए, है ना। तो टेस्ट देने के बाद हमेशा उसको एनालाइज जरूर करना है। और अभी जेईई मेंस आने वाला है, तो अगर आप ये जो मैं आपको जो ये भी जो बता रहा हूँ, जो भी स्ट्रेटेजीज बता रहा हूँ टेस्ट एनालिसिस के, अगर आप उसको फॉलो करते हो और अपने आने वाले 7 से 8 मॉक टेस्ट में इसको अप्लाई करते हो, तो डेफिनेटली आपको 100% श्योर गारंटी है कि आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। आपके मार्क्स में 60 to 70 मार्क्स का जंप देखने को मिलेगा। तो ये एकदम एट द इंस्टेंट नहीं आता कि आपने आज एक मॉक टेस्ट दिया, उसके बाद एनालाइज किया तो नेक्स्ट मॉक टेस्ट में आपके 50 प्लस इंक्रीज हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। 6 to 7 मॉक टेस्ट देना और फिर उसके बाद आप देखना, आपका बहुत बड़ा ह्यूज डिफरेंस आपको नजर आएगा। तो इसके बारे में बात करते हैं। तो पहले ही मैंने बताया क्या कि आप, बहुत बार होता है हमारे साथ, कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं बट हमारे मार्क्स नहीं आते। रीजन एक होता है क्या, टेस्ट एनालिसिस नहीं करते हैं। दूसरा, रफ शीट मैनेजमेंट हमें नहीं आती। तो अभी आपको सजेशन आ रहा होगा, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि रफ शीट मैनेजमेंट कैसे दिया था, और लास्ट वीडियो में ये भी बताया था कि टेस्ट कैसे देना होता है। अगर आपके पास एक प्रॉपर टेस्ट स्ट्रेटजी नहीं है तो आप उस वीडियो को जाकर के देख सकते हो। हाँ, और इस वीडियो में भी बता देता हूँ कि अगर आपका कोई तरीका है टेस्ट को एनालाइज करने का, तो आप उसी को फॉलो करो। अगर आपको इसमें से कुछ अच्छा लगता है तो आप इसको भी देख सकते हो, या फिर अगर आपके टीचर्स जैसा बताते हैं आप वैसा क्या करो। ये बात मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ कि टीचर्स जैसा बताते हैं वही सही होता है हमेशा। और मुझे भी टीचर्स ने बताया है ऐसा ऐसा, मेरे मुझे देखते हुए। तो आपके टीचर्स अगर आपको पढ़ाते हैं, बहुत दिनों से जानते होंगे, तो आपको देखते हुए आपको बताएंगे कि आपको कैसी स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए। बट अगर आपके पास नहीं है कोई भी एनालिसिस की स्ट्रेटेजी, तो आप इसको फॉलो कर सकते हो, डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प हो रहेगी। तो कई बच्चे क्या करते हैं कि अगर कोई टेस्ट दे रहे हैं वो, तो टेस्ट देंगे और 10 मिनट में मार्क्स कैलकुलेट कर लेंगे, हो गया उनका टेस्ट। भाई टेस्ट ऐसा नहीं होता है। टेस्ट जब भी होता है ना, वो करीब 5 घंटे के अराउंड का होता है, और 3 घंटे जिसमें हम टेस्ट देते हैं, केवल केवल 3 घंटे का टेस्ट नहीं होता है। 3 घंटे तो हम केवल वो लिखते हैं, 3 घंटे तो हम केवल पेपर सॉल्व कर रहे होते हैं, बाकी 2 घंटे होते हैं उसको एनालाइज कर रहे होते हैं, प्रॉपरली एक एक क्वेश्चन एनालाइज कर रहे होते हैं, तब जाकर के हमारे बहुत अच्छे इंक्रीमेंट होंगे मार्क्स में। तो जब भी टेस्ट देना होता है, तो ये जो प्रोसेस है स्टार्ट कैसे होता है, पहले तो टेस्ट देना होता है। टेस्ट प्रॉपर एनवायरनमेंट में दोगे, आप टेबल चेयर पे बैठ करके दोगे, बेड पर बैठ करके टेस्ट नहीं देना है। ओके, ये बेड पर बैठ करके टेस्ट बिल्कुल नहीं देना, टेबल चेयर पर बैठ करके देना है। जैसा जेईई मेंस में आप देने वाले हो, ऐसे ही टेबल चेयर पे बैठ करके देना है। वाटर बॉटल अपने साथ ले लेना है, और 3 घंटे लगातार बैठे रहना है। बीच में उठ मत जाना यार कि आपको खाना खाने जाना है, ब्रेकफास्ट, कुछ कुछ नहीं, बस 3 घंटे बैठ करके पहले टेस्ट देना है। ओके। और टेस्ट देना कैसे, स्ट्रेटेजिकली देना है, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। लास्ट वीडियो आपको यहाँ पे सजेशन आ रहा होगा ऊपर में कि स्ट्रेटेजी के हिसाब, स्ट्रेटेजिकली अगर आप टेस्ट दोगे ना, तो आपको डेफिनेटली अपने मार्क्स में इंप्रूवमेंट दिखेगा। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है, आप उसको एक बार जरूर जाकर के चेकआउट कर लेना। अब 3 घंटे के बाद क्या करना है वो बताता हूँ। देखो, अगर 3 घंटे हो गए, आपने प्रॉपर टेस्ट दे दिया, प्रॉपर स्ट्रेटेजी के हिसाब से टेस्ट दिया, जो आपका स्ट्रेटेजी है, ठीक है। 3 घंटे के बाद क्या करना है, मार्क्स कैलकुलेट करो, या फिर जो अगर आप ऑनलाइन टेस्ट देते हो तो आपके मार्क्स आ जाते हो। अगर आपके पास फिर दो केस होते हैं क्या, कि आप ऑफलाइन टेस्ट दी, ऑफलाइन दे रहे थे, बुक में से टेस्ट दे रहे थे, या फिर ऑनलाइन दे रहे थे। ऑफलाइन है तो फिर मार्क्स तो कैलकुलेट करने पड़ेंगे आंसर की को देख करके, ऑनलाइन में तुरंत मार्क्स आ जाते हैं, है कि नहीं, या फिर आ जाएंगे 2-3 घंटे बाद, ऐसा। तो अब जो ये प्रोसेस है ना एनालिसिस का, इसमें एक चीज बहुत अच्छी से, बहुत मस्ट है, जो आपके पास होनी चाहिए क्या, रफ शीट्स प्रॉपर मैनेज होने चाहिए। जो आपने रफ शीट्स इस्तेमाल किया ना, वो बिल्कुल आपके पास होने चाहिए। बिल्कुल भी उसको फेंक मत देना यार, कभी मत फेंकना। वो बिल्कुल होने चाहिए आपके पास, ये मस्ट है। बिना इसके आप ये जो है ना, ये अधूरा रह जाएगा। तो करना क्या होता है कि पहले तो रफ शीट्स को मेंटेन करके रखो प्रॉपर, ठीक है। रफ शीट्स को मेंटेन करके रखो। अगर आप रफ शीट्स मेंटेन करके रखते हो तो आपके 20 से 30 नंबर तो डेफिनेटली ऐसे इंक्रीज होने वाले हैं। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, देख लेना।
ठीक है, तो रफ शीट्स मेंटेन करके रखना है। अब क्या करना है, देखो पेपर हो गया, आपको मार्क्स आ गए, सब कुछ हो गया, आपने गलत सही देख लिया, क्या होगा कि ये क्वेश्चन वन गलत है, टू सही है, थ्री गलत है, फोर सही है, फाइव सही है, सिक्स सही है, ठीक है। तो अब क्या लेना, तीन पेपर लेना है फोर शीट्स के, एक फिजिक्स के लिए, एक केमिस्ट्री के लिए, एक मैथ्स के लिए। अब देखो हर पेपर में क्या करना है, एक पेपर लिया जैसे आपने, तो उसमें क्वेश्चन नंबर लिखना, 1 2 3 4 5 6, लेट से वन सही है, वन सही है, ठीक है, तो वो ठीक है, सही है। अब वन सही क्यों है ये देखना पड़ेगा पहले कि यार सही क्यों है, क्या मैं ऑनेस्टली सही करके आऊं, क्या मेरे को कॉन्सेप्ट आता था कि, या फिर मैंने तुक्का मार दिया या फिर कुछ जुगाड़ से कर लिया ऐसा सही है। तो अगर ऑनेस्टली सही किया है तो भाई वो सही है, अगर तुक्का मार लिया कुछ जुगाड़ से कर लिया ना, तो उसको सुधारने का तरीका है। तो आपको अगर ये करते हो तो डेफिनेटली आपको कॉन्सेप्ट में कमी होगी, है कि नहीं, कि आपको कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा था तो आपने कुछ ना कुछ जुगाड़ से कर लिया, या फिर स्पीड में नहीं, कॉन्सेप्ट में नहीं, एक्यूरेसी में फिर कमी हो सकती है आपने, है ना। तो कॉन्सेप्ट में अगर एक्यूरेसी में कमी इन द सेंस की, लेट से आपका आंसर आ रहा था लेट से 27, आंसर है और ऑप्शन में दिया था 29 इसके नियरेस्ट, तो आप 29 मार्क करके आएंगे और बाई चांस वो सही हो गया, तो कॉन्सेप्ट में कमी होगी या तो एक्यूरेसी में कमी होगी। तो ठीक है, तो ये अगर सही हो गया तो इसके दो केसेस है। अब इसमें भी बताऊंगा आगे क्या करना है। लेट से आपका टू भी सही है और आपने इन दोनों को चेक किया, लेट से आपका टू ऑनेस्टली सही है, ठीक है, थ्री गलत है। जो बन गया ना क्वेश्चन, वो कोई काम का नहीं, वो ज्यादा काम का नहीं होता, होता है बट वो ज्यादा काम का नहीं होगा। जो नहीं बनता, जो गलत होता है ना, वो आपके बहुत काम का होता है। जैसे थ्री क्वेश्चन आपका गलत हो गया, तो उसके गलत होने का क्यों क्यों गलत हुआ, या तो तीन रीजन हो सकते हैं, कॉन्सेप्ट की कमी है, स्पीड में कमी थी, या फिर एक्यूरेसी में कमी थी, या फिर आप बहुत ज्यादा तेज जा रहे थे। कॉन्सेप्ट में कमी है कि क्या, कि आपको कॉन्सेप्ट आता ही नहीं था। और स्पीड, क्या क्या कहने का मतलब है कि आप स्पीड और एक्यूरेसी एक दूसरे को पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल जाते हैं हमेशा। स्पीड इन द सेंस कि आपको क्वेश्चन आ रहा था और आपने बहुत जल्दबाजी में गलत की। एक्यूरेसी में भी यही होता है कि आपको क्वेश्चन आ रहा था लेकिन आपकी एक्यूरेसी कम थी, आपने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया, या फिर ऐसा यूनिट्स का ध्यान नहीं रखा, कुछ तो किया कि जिससे की वजह से गलत हो गया। अब देखो, अगर जो कॉन्सेप्ट में कमी है ना, उसके लिए क्या करना है, पहले ये देखो, पहले तो नोटबुक निकालो। अगर आपको कॉन्सेप्ट से आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपको उसका कॉन्सेप्ट ही नहीं आता, दिमाग ही नहीं काम किया कि यार करे क्या इसमें, तो पहले तो नोटबुक निकालो और वो क्वेश्चन जिस चैप्टर का वो चैप्टर निकालो और वो टॉपिक निकालो, और जो कॉन्सेप्ट लिखा ना पहले उसको हाईलाइट कर दो। लेट से आपका नोटबुक का पेज है ये, और वहां पर वाली कॉन्सेप्ट लिखी हुई है, तो आप पहले उसको हाईलाइट कर दो। हाईलाइट करने का रीजन भी बताऊंगा एंड में। हाईलाइट कर दो प्रॉपर एकदम, रेड पेन से या फिर पेंसिल से या फिर ब्लू पेन से हाईलाइट कर दो, या फिर कुछ स्टार मार्क कर दो, कुछ तो कर दो वहां पे, ठीक है। कॉन्सेप्ट को हाईलाइट कर दिया, अब कॉन्सेप्ट पढ़ लिया आपने, अब उसको पढ़ो ध्यान से और वो क्वेश्चन फिर से अपने आप से सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर सॉल्व हो जाता है तो वेरी गुड, नहीं होता है तो जो सॉल्यूशन का जो आपको सॉल्यूशन मिले ना, उसके थोड़े से पार्ट देखो कि कहां पर गलती हो रही है, क्या नहीं आ पा रहा है, तो मेरा आंसर क्यों नहीं आ रहा है, पहले ये देखना पड़ता है। ऐसा डायरेक्ट जो होगा ना, डायरेक्टली सॉल्यूशन देख लोगे तो उससे काम नहीं बनता। तो इसलिए आपको कि स्टेप वाइज चलना होता है, कि अगर आपको लेट से कि कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद भी नोटबुक में से आपने नहीं सॉल्व हो रहा है, तो सॉल्यूशन का थोड़ा सा पार्ट खोल करके देखो कि क्या कैसे प्रोसीड किया है क्वेश्चन को, है ना, उस क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड किया है, और फिर से उसको अपने आप से फिर से ट्राई करने की कोशिश करो। अगर इस बार भी नहीं बनता है तो फिर आप पूरा सॉल्यूशन देख लो, क्योंकि अब टाइम बहुत कम है, ठीक है, तो आप पूरा सॉल्यूशन देख लो। बट हाँ, एक बार दो तीन बार ट्राई जरूर करना है, एक बार कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद खुद से, ठीक है। तो अब मैंने हाईलाइट क्यों करवाया था नोटबुक में, ये भी बताता हूँ। समझ गया ना, गलत हुआ तो क्या करना है, सबसे पहले तो देखना है किस चीज में गलती हुई। अगर कॉन्सेप्ट नहीं आता था, नोटबुक खोला, कॉन्सेप्ट पढ़ा, उसको हाईलाइट किया, नोटबुक के अंदर ही हाईलाइट किया, और फिर जाकर के एक बार खुद से ट्राई किया, ट्राई बन जाता है तो सही है, नहीं बना तो फिर सोल्यूशन देखा कि क्या नहीं आ रहा, कैसे नहीं आ रहा। अब सेकंड है स्पीड और एक्यूरेसी। स्पीड और एक्यूरेसी होते हैं ना, एक दूसरे को पैरेलली जाते हैं हमेशा। होगा क्या कि अगर आप लेट से अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है लेकिन आप जल्दबाजी बहुत अपनी स्पीड को मेंटेन करते हुए जा रहे हो और वो कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया ना, तो उसको बहुत बच्चे क्या करते हैं, ये बोल करके छोड़ देते हैं कि भाई ये तो सिली मिस्टेक है, ये मेरे से हो जाता है, पेपर में नहीं होगा। भाई अगर मॉक टेस्ट में हो रहा है ना, तो वही चीज पेपर में भी होगा। और मेरे सर ने एक बात बहुत अच्छी बोली थी कि अगर तुम्हारे मॉक टेस्ट से जो 5-6 दिन पहले टेस्ट दिए थे, अगर 150 नंबर आ रहे हैं तो मान के चलो एग्जाम में भी 150 नंबर के आसपास क्या ना, ऐसा नहीं होगा कि 250 आ जाएंगे, जादू नहीं होता है कोई भी, ठीक है। तो स्पीड और एक्यूरेसी में मैंने क्या बताया कि अगर ये दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, या कि आपने जल्दबाजी में कोई गलती कर दी, ऐसा यूनिट्स का ध्यान नहीं रखा, ठीक है। तो अगर जो भी चीज हुआ आपके साथ, जो भी चीज हुआ, लेट से यहाँ पे कॉन्सेप्ट में कमी थी ना, क्वेश्चन 3 के आगे लिख दो कॉन्सेप्ट में कमी थी, कॉन्सेप्ट में कमी थी, ठीक है, और वो कॉन्सेप्ट भी यहां पर लिख दो। अगर स्पीड में कमी थी तो स्पीड ज्यादा, बहुत ज्यादा फास्ट जा रहे थे, या फिर बहुत ज्यादा स्लो जा रहे थे, या फिर एक्यूरेसी में कमी थी, ऐसा यूनिट्स का ध्यान नहीं रखना। आपसे जो गलती हुई है, लेट्स से आपने 200 सेंटीमीटर लिखा था, आपने उसको 200 मीटर मान लिया, आपसे जो गलती हुई है ना, वो चीज यहां पर लिखो।
वो चीज आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, बिना नहीं लिखोगे तो काम नहीं चलेगा। या फिर आपसे कोई फॉर्मूले में गलती हो गई, फॉर्मूला लिखने में गलती होगी, कुछ भी गलती हो आपसे, कुछ भी एकदम माइन्यूट से माइन्यूट भी हो सकता है, आपने फॉर्मूले लिखने में गलती कर दी हो, लेकिन आपको ये लग रहा हो कि यार एग्जाम में तो मैं प्रॉपर लिख लूंगा, नहीं। अगर आपसे जो गलती हुई उस समय उसको लिखो यहाँ पे, वैसे ही फिजिक्स के लिए करना, वैसे ही केमिस्ट्री के लिए करना, वैसे ही मैथ्स के लिए करना। आपको 2 घंटे मिनिमम इसमें लगने वाले हैं, और ये बहुत तगड़ा तरीका है, ये बहुत सही चीज है आपके मार्क्स को इंक्रीज करने के लिए। तो आपने इस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों के लिए ऐसी शीट मेंटेन करके रख ली, और जो आपका रफ शीट था उसको मैनेज करके रखना। अब क्या होगा कि आप इन तीनों को लेना और रफ शीट है ना उसको साथ में स्टेपल करके रखना एक साथ, और जो आपका नेक्स्ट टेस्ट होने वाला है ना उससे पहले ये रिवाइज करना। ये जो चीज है ना, ये जो गलतियां की हो या फिर जो सही है तुक्का मार के आ गए हो, वो गलतियां अगर रिवाइज करोगे ना, और नेक्स्ट टेस्ट होने, जैसे नेक्स्ट टेस्ट आपका लेट से आप 5 बजे शाम 2 बजे दोपहर में देने वाले हो, तो आप उससे आधा घंटा पहले या फिर 1 घंटे पहले ना इन सब चीजों को रिवाइज करना। रिवाइज करने से क्या होगा कि आपके मन में ऑलरेडी बैठ जाएगा कि यार फिजिक्स में ये क्वेश्चन था जिसमें मैंने 10 सेंटीमीटर लिखा हुआ था, उसको मैंने 10 मीटर मान लिया था, मेरा गलत हो गया था। तो जैसे ही आपको अगर कोई क्वेश्चन और दिखता है दूसरे वाले मॉक टेस्ट में ना, जो आप मॉक टेस्ट देने वाले हो उसमें अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दिखता है, तो आप पहले से अलर्ट हो जाओगे कि यार ठीक है, मैंने यहाँ पे सिली मिस्टेक की थी, इस बार जो डेटा मैं प्रॉपर देख लेता हूँ कि क्या लिखा हुआ है, या फिर जो कॉन्सेप्ट आपसे छूट गया था, जो कॉन्सेप्ट आपसे छूट गया था और वो कॉन्सेप्ट यहाँ लिखा हुआ था, और नेक्स्ट मॉक टेस्ट में या फिर जो आपका असली एग्जाम आने वाला है उसमें भी अगर ये कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन आता है, तो डेफिनेटली वो आपसे सही होगा, गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने प्रॉपर एनालाइज करा है, उसको प्रॉपर सॉल्व करा है। ठीक है, तो क्या बताया मैंने कि ये 3 शीट बनानी है और इसको रफ शीट के साथ मेंटेन करके रखना है। तो और आपको ये जो शीट है ना, ये तीनों और इस रफ शीट को स्टेपल करके रखना है, उसमें डेट और टाइम लिख करके रखना है हमेशा, कि लेट्स से अगर आप ऑनलाइन दे रहे हो मॉक टेस्ट, तो आपको क्या पता कि आप कौन से रफ रफ पेपर में दिए, तो उसमें डेट और टाइम लिख दिया करो कि इस डेट को 9 बजे जो है मैंने ये पेपर दिया था, तो आपका रफ शीट उसके पास मेंटेन रहेगा। तो ऐसे करके क्या होगा कि जो मैंने ये पॉइंट बताया था ना कि जाकर के नोटबुक में भी हाईलाइट करना, तो लास्ट टाइम जब आप अपने रिवाइज करोगे ना, लास्ट टाइम मतलब कि एग्जाम से लेट से 15 दिन पहले या फिर 20 दिन पहले जो आप रिवाइज करोगे ना, तो 15 दिन या 10 दिन पहले जो आप रिवाइज करोगे ना, आपके पास बहुत सारे हाईलाइटेड पॉइंट्स कॉन्सेप्ट्स होंगे जो जो आपको ये रिमाइंड करेंगे कि भाई तू मॉक टेस्ट में ये चीज भूल गया था, अब इसको प्रॉपर पढ़ के जा, क्योंकि अगर इसमें से कोई क्वेश्चन आया तो तू गलत नहीं कर सकता, क्योंकि तूने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रखा है इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, है ना। तो ये बेनिफिट होता है क्या कि नोटबुक में हाईलाइट करने का। तो इन्हीं सब चीजों को फॉलो करते रहना है, जो मैंने प्रॉपर सारी चीजें बताई उन्हीं चीजों को फॉलो करते रहना। और मॉक और असली एग्जाम से पहले आपके पास बहुत सारे बंडल्स होंगे मॉक टेस्ट के शीट्स के और उसके एनालिसिस के, तो आप एक बार देख करके जाओगे ना, लेट्स आपका एग्जाम है दोपहर में 2 बजे, और आप सुबह में 7-8 बजे उठे और आप उसको देखोगे ना, तो आपको बहुत सारी चीजें रिमाइंड होने लगेगी माइंड में कि भाई मैंने ये सारी गलती की थी, और एग्जाम जब आप देने बैठोगे ना, तो आप वो गलती नहीं करके आओगे, क्योंकि माइंड आपका बहुत अलर्ट हो चुका होगा इन सब चीजों से कि भाई मैं ये गलती करता हूँ, ये गलती करता हूँ, ये गलती करता हूँ, ये गलती करता हूँ। ओके, एग्जाम में अपने को यही बस ध्यान दिलाना है माइंड को कि जब अगर आपने किसी क्वेश्चन को देखा, अगर आपको पता है कि यार इसमें ये वाला कॉन्सेप्ट हुआ था जो मैंने पहले गलत कर रखा है, और मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, अब ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, या फिर ऐसा यूनिट्स का ध्यान नहीं रखा, या फिर ज्यादा तेज जाते हुए मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक्स कर दी, तो ये सब जो गलतियां है ना, अगर ये माइंड रिकॉल करते रहा ना, तो आपका डेफिनेटली बहुत मार्क्स इंक्रीज होगा। लेट्स से कि आप जब भी देखना, आप खुद से ही देखना, आप 75 में से लेट्स से आपने अटेम्प्ट किए 75 में से लेट्स से आपने अटेम्प्ट किए 50 क्वेश्चंस। ओके, 50 से 55 क्वेश्चंस के आसपास अगर आपने अटेम्प्ट किए, तो इसमें देखना 15 से 17 क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना, जो ऐसे होते हैं जो आप बिल्कुल सिली मिस्टेक में गलती करते हो, आप खुद ही बोलोगे पेपर देखिए अरे यार ये तो मेरे को आता था, ये गलत कैसे हो गया, अब इसमें आपको -1 मिलते हैं। अब यही सोचो, अगर आप इन सब चीजों को फॉलो करके अपने माइंड में रख लेते हो, अपने माइंड में रख लेते हो कि यार ये सारी चीजें, ये सारी गलतियां मुझसे होती है, पेपर में ये नहीं करना है, तो आपको देखो 5-5 नंबर का बेनिफिट होगा पर क्वेश्चन, -1 और +4 हो गया ना, 5-5 नंबर। तो 15 × 5, अगर लेट से मिनिमम केस मान के चल रहा हूँ, 15 × 5 कितना होता है 75, आपको 75 मार्क्स का सीधे बहुत बूस्ट मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो इसलिए रफ शीट्स मेंटेन करके रखना और एनालिसिस करना, ये जो दो चीज है ना, ये जब से मैंने अपने लाइफ में लाया था ना, जेईई मेन से 1 महीने पहले, मेरे मार्क्स 220 प्लस हो गए थे, 220, 225, 230 ऐसे आ रहे थे। उससे पहले आते थे 150, 140 ऐसे टाइप के आते थे। जो बहुत अच्छा 250 के आसपास स्कोर करते हो, जो 150 के आसपास स्कोर करते हैं ना, उन दोनों में नॉलेज की कोई खास अंतर नहीं होती कि इसको बहुत ज्यादा आता है, इसको बहुत कम आता है। उन लोगों ने प्रॉपर एनालाइज किया होता है इन चीजों को, और उनके मन में प्रॉपर ये फिट हो चुका होता है कि वो किस पॉइंट पर क्या गलती करेंगे। अगर वो हमने फिगर आउट कर लिया ना कि मैं इस पॉइंट पर ये गलती करूंगा, और वो आप गलती करने से बच जाते हो, तो डेफिनेटली आप जेईई मेंस फोड़ कर आओगे। ये मेरा वादा है, क्योंकि मैं फोड़ कर आया था इसकी वजह से।
तो तो यही चीज इस वीडियो में डिस्कस करनी थी आपसे, और बहुत सारे बच्चे बोल भी रहे थे टेस्ट एनालिसिस पर वीडियो लेकर आने को, तो मैं लेकर आया। और अभी आपको दिख रहा होगा कि मैं जो टेस्ट स्ट्रेटजी है, जो मेरी प्रीवियस वीडियो थी वो मैंने लगाया अभी, आपको दिख रहा होगा। तो आप उसको एक बार जाकर के देखो, अगर आपको पता नहीं कि टेस्ट देना कैसे होता है ना। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर भी कर देना। और जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं ये बताऊंगा कि जो 15 डेज का रिविजन होता है ना, फुल सिलेबस रिविजन 15 डेज या फिर 12 डेज में जो फुल सिलेबस रिविजन होता है वो कैसे करना होता है। तो वो मेरी वीडियो आ जाएगी विद इन 1 to 2 days। तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड एंड